गाइस द वार्म वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक हमारा राजनीति शास्त्र या इसे सिविक्स कहते हैं उसका टॉपिक होने वाला है। तो इसके हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस देखेंगे आज। ये 20 क्वेश्चन में कल 100% चांसेस है कि आपका कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, फर्स्ट सेटिंग हो या सेकेंड सेटिंग हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं राजनीति शास्त्र से। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र पर क्या महत्व है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग डायरेक्ट अब पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है, इसे डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिखा हुआ है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता 2 महत्वपूर्ण कारणों से है। पहला, देश की एकता और अखंडता के लिए जिससे व्यवस्था में स्थायित्व बना रहे, और दूसरा अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को शासन व्यवस्था से जोड़ने के लिए जिससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो सके। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो 1971 में लोकसभा चुनाव के उपरांत लोगों ने महसूस किया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की आर्थिक स्थिति और दयनीय हो गई है। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, परंतु बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या ने इस स्थिति को और भी भयावह बना दिया। बेरोजगारी, खाद्यान्न का अभाव, दैनिक जीवन की सभी वस्तुओं में कीमतों में भारी वृद्धि, अनाज की कीमतों का आसमान छूना, ऊपर से सरकार की दमनकारी नीतियों का अधिनायकवादी व्यवस्था का रूप ले लिया। जनता की बेचैनी दीनानुदिन मतलब कि दिन ब दिन बढ़ती चली गई। बिहार में इस आकुलहट का प्रतिनिधित्व यहाँ छात्रों ने किया। इसी कारण बिहार में जेपी नारायण के नेतृत्व में 1974 में बिहार छात्र आंदोलन हुआ। तो देखिए हुआ था क्या कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में लोकसभा में, तो लोग वहाँ के शरणार्थी कुछ है जो इंडिया पलायन कर गया, और उस वक्त इंडिया की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि इंडिया के लोग को भी सही से खाना पानी नहीं मिल रहा था। तो उस हिसाब से इंडिया के साथ दमनकारी नीति जो सरकार ला रही थी, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तो लोगों पे बहुत ज़्यादा ही जुल्म सितम हो रहा था। तो भारत के लोग देखे कि जब हमारे ही मुल्क के लोग को अच्छे से फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है, तो बाहर के मुल्क के आएंगे लोग, तो उन्हें फैसिलिटीज़ कहाँ से देगी सरकार। तो मतलब कि यही कि चापलूसी करने की वजह से लोग अपने लोग कुचले जाए और बाहर के लोग आके मेवा खाए, तो ये अच्छी बात नहीं थी। तो इसी कारण बिहार के छात्र आंदोलन हुए जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। ये 1974 में हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का उल्लेख कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी मान्यता है जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि किसी संप्रभु राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, किसी भी राज्य के किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, ना ही उसका विरोध करेगा। राज्य के लोगों का ये धार्मिक मान्यताओं में सरकार द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म के द्वारा स्वतंत्र राज्य, वैसा राज्य जिसमें धर्म का कोई बात नहीं चलेगा। मतलब कहने का ये है कि धर्म से हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने धर्म को माने और मान के उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत है। इसलिए हम लोग सब धर्म को, सब जाति के लोगों को, सब धर्म के लोगों को अपने धर्म को सही से मानने, प्रचार प्रसार करने का पूरी अधिकार है, हमें ये संविधान देता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। केंद्र शासित राज्य क्या है। तो वैसे राज्य को केंद्र शासित राज्य कहते हैं जिसमें प्रदेशों में जिनमें कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण उन राज्यों में ना मिलाकर सीधा केंद्रीय सरकार में लाया जाता है। ये तो बस ऐसी बता दी। वैसे राज्यों को केंद्र शासित राज्य कहते हैं जिस पे ना तो केंद्र का हक हो ना ही राज्य का हक हो। तो उस पर हम लोग जो ऐसे देख सकते हैं, तो इसमें लिखा हुआ भारत में केंद्र शासित प्रदेश से तात्पर्य उन प्रदेशों से है जिनके कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण विशेष परिस्थितियों के कारण अन्य राज्यों में ना मिलाकर सीधा केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो मतलब इस पे जो इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं, एक सीएम का ओहदा रहता है, लेकिन उस पे जो कानून पर लागू होता है उनका, तो वो जो है केंद्र सरकार उसे एक्ट करती है और केंद्र सरकार द्वारा उसे चलाया जाता है। तो वर्तमान में भारत में 28 केंद्र शासित राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आते हैं हम लोग आगे है कि केंद्र शासित प्रदेश का शासन उस राज्य में केंद्र द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। वही मतलब कि कोई एक रहता है प्रतिनिधित्व, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, वही के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में शासन चलता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि नगर निगम में किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। तो नगर निगम के 2 कार्य क्या है। तो प्रथम निम्नलिखित है। प्रथम कार्य है स्वच्छता और कचरा प्रबंधन। नगर निगम शहर की सफाई, कचरा एकत्रित करने, नाले साफ करने और कूड़ा
निस्तारण की व्यवस्था करता है। सेकंड है जल आपूर्ति और जल की निकासी, यह नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराता है और जल निकासी प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करता है। पहला तो हो गया कि साफ सफाई, दूसरा हो गया पानी पिलाना और पानी निकालना, दोनों हिसाब से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं पाई जाती है, मतलब कि जातिगत असमानताएं किस तरह की जारी है, स्पष्ट करें। तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत में लिंग, जन्म स्थान, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी उद्देश्य से अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। इतना होने पर भी भारत में आज भी कई जातिगत असमानताएं विद्यमान है। पहला, जाति के आधार पर कर्म न होकर जन्म हो गया है, मतलब कि आजकल जाति के आधार पर काम नहीं करते, लेकिन जन्म अगर जाति के आधार पर हुआ तो उस हिसाब से कहा जा सकता है। सेकंड है, जाति पाति का भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है, अस्पृश्यता जैसे आचरण आज भी प्रचलित है। थर्ड हम लोग कह रहे हैं, राजनीतिक दलों द्वारा टिकट का बंटवारा भी जाति के आधार पर ही हो रहा है। तो जातिगत असमानताएं आज भी जो देखने को मिल रही है, 3 असमानताएं हम लोग लिख देंगे, हम लोग का आंसर के हिसाब से परफेक्ट नंबर मिलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप से देखते हैं। तो पहला है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र, यहाँ पे जो पूछा है हम लोग से, तो इसका जो हम लोग का आंसर होगा वो हो जाएगा, भारतवर्ष में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो रही है। समानता, स्वतंत्रता, जन भागीदारी पर आधारित होने के कारण लोकतंत्र में जनता का विश्वास दृढ़ होता जा रहा है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया से सत्ता परिवर्तन के कारण जनप्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ रही है। तथापि अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन की चुनौती बनी हुई है। ले देकर भारत में लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है, मतलब कि भारत में जब लोकतंत्र का भविष्य देखा जाए तो उज्जवल बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू ये आंसर। लेकिन आजकल आप लोग खुद जानते हैं कि आजकल लोकतंत्र किस पायदान पर है और यहाँ से डिक्टेटरशिप में जाने पे कितने कम सीढ़ी बच गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। तो इसमें हम लोग आंसर पढ़ेंगे, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे, ये डिस्कस किया गया है। आतंकवाद लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौती है। आतंक से जनता परेशान हो जाती है। आतंक के वातावरण में जनता का जीना कठिन हो जाता है। विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। नागरिकों के बीच भाईचारे वातावरण प्रभावित होता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। वर्तमान में नक्सली एवं अलगाववादी गतिविधियों भारतीय प्रजातंत्र के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। पूर्वोत्तर की आतंकवादी और कई प्रदेशों में नक्सली गतिविधियां अलगाववाद की हिंसा को बढ़ाती है। ये राष्ट्र की एकजुटता को प्रभावित करती है और लोकतंत्र को कमजोर बनाती है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारियां। तो भावी समाज में लोकतंत्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी एवं जवाबदेही है। इस प्रकार के शासन व्यवस्था में जन कल्याण की महती जिम्मेवारी निहित है। लोकतंत्र का उद्देश्य जनता का सर्वांगीण विकास करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी गई है ताकि शासन एवं लोकतंत्र के प्रति जनता को सरकार पर भरोसा कायम हो। लोकतंत्र के मूल उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं को दूर करना है। तो लोकतंत्र अब्राहम लिंकन के द्वारा था कहा गया एक लाइन स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा का शासन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राजनीतिक दल को परिभाषित करें। तो राजनीतिक दल स्वेच्छा से संगठित वैसे लोगों का संगठन होता है जो निश्चित सिद्धांत जिस पर वे एकमत हो संगठित होकर सत्ता प्राप्ति के लिए निर्वाचन में भाग लेते हैं तथा सरकार बनाने एवं सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो महापौर को इंग्लिश में मेयर कहते हैं। महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। नगर परिषद में सदस्यों के बीच से ही एक महापौर चुना जाता है। यह निगम परिषद का सभापति होता है तथा निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मेयर की अनुपस्थिति में उपमेयर ही निगम बैठकों की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का, विपक्षी दलों के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो विपक्षी दल के 4 प्रमुख कार्य, पहला सत्तारूढ़ पार्टी पर नियंत्रण करना, दूसरा है कानून निर्माण में सदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, थर्ड है जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना और फोर्थ है सरकार के साथ सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास की सहायता करना और लोकतंत्र को सफल बनाना। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त मतदान क्या है। तो इसका हम लोग जो आंसर है, आंसर यहाँ से पढ़ेंगे। मतदान का वह मतदान पत्र व दस्तावेज है जिससे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं पर इसे गुप्त रूप से व्यवहार में लाया जाता है, इसे गुप्त मतदान पत्र कहेंगे। इस प्रकार की पद्धति को अपनाने का यह लाभ होता है कि किसी व्यक्ति को यह नहीं पता चल पाता कि किसने किस पक्ष को मतदान किया है। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है कैसे। सजग एवं जागरूक जनता और प्रबुद्ध जनमत लोकतंत्र का रखवाला है।
शिक्षित जनता ही राजनीति के प्रति सजग और अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकती है। शिक्षित जनता ही प्रबुद्ध जनमत का अभिव्यक्ति कर सकती है। शिक्षा के अधिकारों की प्रति जागरूक बनाती है। शिक्षा के अभाव में मतदाता अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते। मताधिकार के दुरुपयोग से लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जाती है। शिक्षा का अभाव लोगों को सरकार के प्रति लापरवाह एवं उदासीन बनाता है। उन्हें सरकार के कामकाज में दिलचस्पी नहीं रहती। अतः अशिक्षा के अंधकार को मिटाना, शिक्षा का प्रसार लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि लोकतंत्र से जनता की एक अपेक्षा यह भी है कि मतलब आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। लोकतंत्र से जनता के लिए एक अपेक्षा यह भी है कि इस शासन व्यवस्था में उनका जीवन सुरक्षित रहे तथा शांति एवं सुरक्षा का वातावरण बना रहे। भाईचारा और सहयोग पर आधारित विकास की प्रक्रिया व्यक्ति को सर्वांगीण विकास के संलंब बनाती है। इसे गुणों के कारण लोकतंत्र का एक नैतिक व्यवस्था बनाता है। लोकतंत्र में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, स्वार्थ, हिंसा, संघर्ष, उसके जैसे जाति प्रवृत्तियों को पनपने की नैतिकता समाप्त हो जाती है। आतंकवाद लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौती है। आतंक से जनता परेशान हो जाती है। आतंक के वातावरण में जनता का जीना कठिन हो जाता है। विकास की प्रक्रिया के बाधा उत्पन्न होती है। नागरिकों के बीच भाईचारे का वातावरण प्रभावित होता है एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। इस तरह का एक क्वेश्चन और भी ऊपर रिपीटेड है लेकिन सेम नहीं है, तो इसीलिए ये हम लोग याद कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है। सामाजिक विभाजन का अर्थ है समाज में विभिन्न आधारों पर लोगों के बीच विभाजन, जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर। यह विभाजन कभी कभी असमानता और भेदभाव को जन्म देता है, लेकिन यह समाज में की विविधता को भी दर्शाता है। यदि सही ढंग से प्रबंधित किया जाए तो यह लोकतांत्रिक समाज में सकारात्मक भूमिका भी निभा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, नगर निगम के आय का स्रोत पता है। तो आय का स्रोत नगर निगम का क्या है, तो निम्नलिखित है। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन सा है। पहला है टैक्सेस। तो टैक्सेस मतलब कर, तो कर संपत्ति कर, जल कर, मनोरंजन कर, पेशा कर, विज्ञापन एवं आदि। शुल्क एवं सेवा शुल्क, फीस एंड चार्जेस, जल आपूर्ति शुल्क, सफाई शुल्क, पैकिंग शुल्क आदि। फिर आता है राज्य एवं केंद्र सरकार से अनुदान, ग्रांट्स जो होता है, योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता। फोर्थ है अन्य स्रोत, अदर सोर्सेज, नगर निगम बोर्ड, किराए से प्राप्त आय, जुर्माने आदि। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है लोकतंत्र निर्माण में राजनीतिक दल की क्या भूमिका है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का रिपीटेड है, तो ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे राजनीतिक दल लोकमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जनता की समस्याओं को उजागर करते हैं, वे विभिन्न मुद्दों को उठाकर जनता की राय को संगठित करते हैं। विचारधारा का प्रचार, राजनीतिक दल अपनी विचारधारा और नीतियों का प्रचार करने में जनता को प्रभावित करते हैं। थर्ड है जनता जागरूक अभियान। जनता जागरूकता अभियान में वे चुनावी रैलियां, घोषणा पत्र, बहस, मीडिया माध्यम से जनता को जागरूक करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा VVI एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है मुद्दे पर चर्चा और बहस। तो मुद्दे पर चर्चा और बहस में राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा कर जनता को सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोग का कि भारतीय संघीय व्यवस्था के दो विशेषताओं को बताएं। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, दोहरी सरकार प्रणाली, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। भारत में दो स्तरों पर सरकार कार्य करती है, पहला केंद्र, दूसरा राज्य। दूसरा हो जाएगा हम लोग का संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं डिवीजन ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान द्वारा संघ सूची, संविधान में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आखिरी क्वेश्चन हम लोग का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दल बदल कानून क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दल बदल कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन में तहत लागू किया था। इसे जो 10वीं अनुसूची में शामिल है। तो पहले पूछेगा कि इसे कब लागू किया था। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। यह 10वें अनुसूची में शामिल है। यह कानून उन विधायकों के संसदों में अयोग्य ठहराता है जो बिना पार्टी के अनुमति के दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं या व्हीप के खिलाफ मतदान करते हैं। यह किसी पार्टी के 2-3 सदस्य विलय के पक्ष में होते हैं तो वह दल बदल नहीं माना जाएगा। इसका उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता को रोकना तथा विधायकों की पार्टी के प्रति जवाबदेह बनाना। हालांकि इसमें पक्षपात एवं स्वतंत्रता का प्रतिबंध जैसी आलोचनाएं भी हैं। चलिए अब हम लोग का 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और सिविक्स का हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी आप लोग का जल्दी अपलोड कर दिया जाए। सिविक्स और हिस्ट्री अच्छे से कर ले, बाकी आप लोग का सब पार लग जाएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।